नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्यावरण के निरंतर प्रश्नों की श्रृंखला पिछले कुछ दिनों से आपको प्राप्त हो रही होगी और आशा करते हैं आप सभी इस श्रृंखला से बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन के इसी श्रृंखला में आज भाग 6 लेकर आए हैं और देखते हैं इसमें आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहता है। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे और अपने आप को एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको भी पता चल सके कि आप कितनी अच्छी तैयारी में हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले यानी पूर्व हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? देखिए, आपको मैंने जितने भी शर्ट लगवाए हैं, जितनी भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चनों को इस प्रकार से सेट किया गया है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हर बार रिपीट होकर किसी न किसी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको मैंने आपको कल ही शायद इसे डिस्क्राइब किया था, हैली नेशनल पार्क। आपने शायद मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो आप सभी को आंसर आ जाएगा। इसका बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आंसर जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। जी, ये नंबर बिल्कुल सही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में एक जिम नाम के एक कोई व्यक्ति थे, इन्होंने काफ़ी सारा इसके लिए कार्य किया और इसीलिए इनका नाम इस हैली नेशनल राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसकी स्थापना कब की गई थी। कभी क्वेश्चन आया तो आपके ध्यान के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा और 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है ना, इसके आपको ध्यान देने लायक बात थी। देखिए, जिम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। इसमें इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना जो अपने टाइगर्स हैं, विशेषकर बंगाल टाइगर, उनके संरक्षण और उनके प्रजनन केंद्र बनाया गया यहाँ पर, ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। इसके लिए यहाँ पर संरक्षित किया गया है जिम राष्ट्रीय नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वाशरकोर नाम का रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? आंसर क्या होगा आपका? जिन मेरे भाइयों का आंसर, मेरी प्यारी बहनों का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग ना हो जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है, इस रोग से शरीर की वृद्धि और विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए ये वाले रोग में इसके लक्षण या सिम्टम्स इसे कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने की तीव्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप या चक्रवात? पिछले वीडियो में मैंने इसके लिए भी आपको पूरा का पूरा बताया था। बताइए आंसर। जी, जिनका आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, बी नंबर को सही है। देखिए, इस प्रकार से रिएक्टर स्केल होता है और इसमें क्वेश्चन नंबर्स टाइप के लिखे होते हैं और ये इस प्रकार से भूकंप की तीव्रता को ये नापता जाता है। सुई टाइप की होती है, ये कागज़ इस पर रोल टाइप का होता है और इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है और ये सुई इस पर इस प्रकार से करती जाती है। जहाँ पर भी जितनी तीव्रता का भूकंप, यहाँ अत्यधिक तीव्रता का भूकंप, यहाँ कम तीव्रता का भूकंप, यहाँ और कम तीव्रता का भूकंप, इस प्रकार से हमें पता चलता है। ठीक है ना, ठीक, रिएक्टर पैमाना इसे कहते हैं। इसकी 1 से 9 तक की संख्या होती हैं। इसमें मैं आपको लिए बता रहा हूँ, 1 से 9 तक इसमें अंक लिखे होते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक इसमें क्या लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, प्रत्येक संख्या पहली वाली संख्या से 10 गुना अधिक क्या बताती है, परिणाम बताती है। ठीक है ना, कि इसकी भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाएगी। यदि 1 पे इतनी है तो 2 पे 10 गुना बढ़कर बताएगी ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है भाई, बताइए कब मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह? किस तारीख को, कब मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है, बताइए आप। जी, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है और इसकी मैं तिथि बता देता हूँ, 1 से 7 अक्टूबर के बीच, 1 से 7 अक्टूबर तक के बीच में वन्य प्राणी सप्ताह हर साल मनाते हैं।
ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सभी? बताइए। आंसर आ रहे होंगे आपके, बिल्कुल आ रहा होगा आपको, बताइए आंसर 25 का। 25 सी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस निकलती है, जो गैस कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन। देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ इस प्रकार से, ये प्रकाश संश्लेषण है। लोग गौर से देखिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए हमेशा के लिए, इसलिए इस प्रकार की इमेजेस अक्सर हम अपनी वीडियो में लगा देते हैं ताकि आपकी सुविधा के अनुसार बना रहे। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे पहले सूर्य तप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ए, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पत्तियाँ इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही हैं। पानी यहाँ जड़ों से ये ले रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से मिल रहा है, खनिज लवण यहाँ से मिल रहा है ज़मीन से, और आप वापस क्या निकाल रहे हैं? ये देखिए इस प्रकार से ऑक्सीजन को पत्तियाँ निकाल रही हैं। देखिए इसमें ये ऑक्सीजन को यहाँ से पत्तियाँ उत्सर्जित कर रही हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रही हैं, और आप देख सकते हैं अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ग्रहण हो रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकाला जा रहा है पेड़ पत्तियों के द्वारा। तो इसलिए इसका आंसर जो मैंने बताया वो एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थाइराक्सिन या थायमिन? बताइए आंसर 26 का। जी डी नंबर बिल्कुल सही है। थायमिन नाम का जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। चावल पर जो पॉलिश होती है उसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए पॉलिश की जाती है, उसमें थायमिन नाम का जो विटामिन होता है वो चावल से हट जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना जी। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। जो विटामिन नष्ट होता है ना, इसे B1 ही बोलते, थायमिन को क्या बोलते हैं? V1। थायमिन को हम B1 के नाम से भी जानते हैं, ये नष्ट हो जाता है। अब विटामिन B1 का काम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। B1 को हम थायमिन नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम है B1, ठीक है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से क्या होता है भाई, अगर ये कम हो जाए तो इससे हमें वेरी वेरी रोग हो जाता है, वेरी वेरी रोग इससे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, फूल या फल? आंसर जी सी नंबर बिल्कुल सही है। ये हमें, ये लौंग हो या फिर केसर हो, इस हमें फूल से प्राप्त होता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये है आपके लौंग का पौधा, ये लौंग का पौधा है। इस प्रकार से इसकी, देखिए इस प्रकार से लौंग के पौधे में फल की उत्पन्न होने की प्रारंभ की प्रक्रिया ये है। उसके बाद ये इस प्रकार से लौंग का निर्माण, देखिए फूल टाइप के दिख रहा है ना, फूल टाइप, इनसे ये लौंग निकाली जाती है। इसी प्रकार से देखिए ये केसर है, ये केसर की पत्तियाँ आपने देखा होगा सर्दियों में भी आप लोग यूज़ करते होंगे, हमारी माताएं बहना भी सर्दियों में, और जो विशेषकर गर्भवती महिला होती हैं उनको भी लाभदायक होता है। इस प्रकार से फूल से, ये फूल है केसर का, इसे केसर यहाँ से निकाला जाता है, ये केसर है, ठीक है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये केसर की खेती इस प्रकार से होती है, देख लीजिए आप, इस प्रकार से ये खेत केसर के खेत हैं, केसर, ठीक है। ये केसर की खेती होती है, ये केसर के फूल हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये देखिए फूलों से ये निकाल रहे हैं, इस प्रकार से केसर को एकत्रित कर रहे हैं, फूलों को तोड़ तोड़ कर उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से केसर निकाला जाता है, ठीक है ना। आपको आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 28 का, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर बताइए 28 का। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ या देहरादून? आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। आंसर हो जाएगा डी, देहरादून, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, और इस संस्थान के स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी, ठीक है। अगला, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? बताइए। कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः निर्माण? दूसरा, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः संरचना और पुनः उपयोग, या फिर कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना? बताइए आंसर क्या होना चाहिए 29 का। जी बिल्कुल, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। बिल्कुल सही है। ये तीनों आर, 3 आर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से 3 आर। ए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इस प्रकार से ये होता है। शायद 1 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इस प्रकार से देख लीजिए, रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल, इस प्रकार से 3 आर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है? जैसे प्रदूषण ना फैले, कौन सा ऐसा स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डीजल या पेट्रोल? अप्रदूषकीय बताइए। अप्रदूषकीय, देखिए ये क्वेश्चन मिस्टेक से गलत हो गया है। देखिए सौर ऊर्जा से भी कोई प्रदूषण नहीं होता है और नाभिकीय ऊर्जा से भी नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो आंसर इन दोनों ही आंसर इसके हो जाएंगे, सौर ऊर्जा है और नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि डीजल पेट्रोल जलने से धुआं होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है क्या? ग्रीन हाउस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। बताइए आंसर क्या हो जाएगा जी? 31 का पहला वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी के वातावरण में जो गर्म हो जाता है ना, ये किससे? ग्रीन हाउस के गैसों के द्वारा। तो क्या हो जाता है, इससे CO2 जो निकलती है, अपनी ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं CO2 वगैरह निकलती है, इससे क्या होता है हमारे ग्लेशियर ऊष्मायन यानी वातावरण में तापमान बढ़ जाता है, इससे हमारे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और ये हमारी पर्यावरण के लिए खतरनाक भी होता है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। बताइए आंसर। इतिहासकार इसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। 32 का आंसर, इसका आंसर होगा बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। देखिए जब भी कोई बहुत पुरानी प्राचीन वस्तु हो, कोई बहुत पुरानी पहाड़ पर्वत वगैरह पत्थर, इनकी सबकी जो उम्र ज्ञात की जाती है वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा की जाती है, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें या मूर्तियां का क्षरण होना क्या कहलाता है? जो अम्ल वर्षा होती है उससे मूर्ति वगैरह क्या होते हैं, क्षरण होने लगता है, इन्हें धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, घुल जाती हैं, घुलने लगती हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो किसके कारण होती हैं, क्या होता है, क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है उसका? बताइए। 33 स्टोन लेप्रोसी, इसका आंसर बिल्कुल सही है। स्टोन लेप्रोसी इसे बोलते हैं, स्टोन लेप्रोसी इसे कह देते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 के ऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे स्टोन लेप्रेसी हो जाता है और इससे मूर्तियां और इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला है, हॉकी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? 34 बी, इंग्लैंड, बिल्कुल सही है। हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड को मानते हैं। इस खेल का पहला संगठित क्लब कब हुआ था? 1861 में ब्लैक हीथ या फिर एवी एंड क्लब जो इंग्लैंड में है वो हुआ था, ठीक है ना जी। आशा करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि रिपीट होकर भी आ रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों को, उन ऐसे क्वेश्चनों को संग्रह करने की कोशिश हमारी रहती है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अधिक फ़ायदा पहुंचा सकें और जिनके आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। मिनामाटा रोग प्रदूषित या प्रदूषण जनित रोग है क्या? समुद्र में बिखरे तेल, वायुमंडल आर्सेनिक जमा होने का, या औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या फिर मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। बताइए आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर बिल्कुल सही है। औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर मिनीमाटा हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग, जो मछलियाँ होती हैं ना, इस प्रकार के पानी को जब वो सेवन करती हैं तो इस प्रकार की मछलियाँ खाने से भी मनुष्यों में भी मिनीमाटा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? बताइए आंसर।
36 का बिल्कुल, जिनका आंसर आ रहा IUCN बिल्कुल सही है। IUCN बिल्कुल सही है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, IUCN जो है बिल्कुल सही है। ये संस्था क्या काम करती है, इसकी स्थापना कब हुई मैं बता दे रहा हूँ, 1948 में इसकी स्थापना 1948 में इसकी स्थापना हुई थी IUCN की, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, ग्लैंड, मुख्यालय ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड, GLAND, इसका मुख्यालय है ग्लैंड में, ठीक है ना, इसका मुख्यालय ग्लैंड में है, ठीक। और यूनिसेफ आप जानती हो बच्चों के लिए कार्य करती है पूरे विश्व में। WHO अपने स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है पूरे विश्व में, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला, भारत में वन उन्मूलन के लिए उत्तरदायी कौन है, बताइए। कृषि का विस्तार, खनन, आवासीय वृद्धि या सभी। बिल्कुल, ये आंसर तो आपको बिल्कुल आसान है, क्योंकि सभी होंगे। कृषि का विस्तार होगा तो भी हमारे वनों को काटना पड़ेगा, खनन होगा तो भी वनों को नुकसान होता है, और आवासीय वृद्धि होती है तो भी जंगल नष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकता है, अवरक्त, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, इनमें से कोई नहीं। ओजोन की बात हो रही है, आंसर बताइए जी। पराबैंगनी किरणें बिल्कुल सही है, पराबैंगनी किरणें बिल्कुल सही है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं इसे ये रोक लेता है। अगर ये पराबैंगनी किरणें अगर हमारी धरती पर आ गई तो हमें स्किन कैंसर या स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका ये वहीं पर रोक लेती है। O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, O3 ओजोन का। और इसको ओजोन को नापने की इकाई क्या होती है, डाप्शन। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ओजोन को नापने की इकाई डाप्शन, डाप्शन इसकी नापने की इकाई होती है ओजोन को। और इसका O3 इसका सूत्र होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें मिले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे, जी बताइए। चीन, जापान, रूस या अमेरिका। यूरी गागरिन, रूस बिल्कुल सही है। ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले यात्री रूस के थे, यूरी गागरिन का नाम था, ठीक है ना। और 12 अप्रैल 1961 में ये अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे, 12 अप्रैल 1961, ठीक है ना। अंतरिक्ष या वो उस अंतरिक्ष यान बोस्टोफन से ये लोग गए थे, ठीक है ना, पहले व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, बताइए आंसर। राजस्थान, जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, राजस्थान। फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, फिर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई जुलाई को मनाया जाता है 11 जुलाई को, क्या मनाया जाता है भाई 11 जुलाई को, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस, बिल्कुल सही है, विश्व जनसंख्या दिवस, जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पहला पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, आंसर कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन या स्टॉकहोम। आंसर आ जाएगा बी, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। ये 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में विकसित देशों को जो हानिकारक गैस उत्सर्जन को 2000 से लेकर 2000 तक, वर्ष 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने के संबंध में ये प्रस्ताव को पास किया गया था रियो डी जेनेरो में। आपकी सहायता और सुविधा के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है, पारंपरिक फसलों को उगाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल को बढ़ाना, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण, भूमिगत जल को उसके प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए बात हो रही है यहाँ पर, या फिर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। बताइए आंसर क्या होना चाहिए, ये चारों आपके ऑप्शन जी क्या होना चाहिए, सी आंसर बिल्कुल सही है। धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा भूमिगत जल फिर से पुनः स्तर उसका प्राप्त किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, यदि एक मेढक एक टिड्डी को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा क्या? उत्पादक से अपघटक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता? बताइए आंसर। 44 सी आंसर बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को ये जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? बताइए आंसर। पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल जी, बी बिल्कुल सही है, समुद्र है। क्यों है समुद्र? क्योंकि देखिए समुद्र में जल जो पाया जाता है, इसमें पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे बड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? किसकी जोड़ी सही नहीं है? बताइए। जेट्रोफा बायोडीजल से बनता है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है साहब, ए चीड़। अब बताइए आप आंसर बताइए पहले 48 का। बिल्कुल बांझ चारा है, बिल्कुल सही है। चीड़ का लीसा बिल्कुल सही है, लेकिन रिंगाल इमारती लकड़ी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। इसका आंसर बी हो जाएगा 48 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? 49 का आंसर। देखिए आप जितने भी आंसर सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपको लाभ होगा उतना ही ज़्यादा। क्या होता है कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सो जान, वही बात है। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों के आंसर देने का अभ्यास करेंगे आपको कंठस्थ होते चले जाएंगे, और एग्ज़ाम हॉल में अगर ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको ऐसे क्वेश्चनों से कोई घबराहट नहीं होगी, और ये परिचित क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। और ये बात ध्यान से सुनिए, यदि आपका कॉन्फिडेंस पूर्ण ऊंचाई पर होता है तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए प्रयास और अपना जो अटेम्प्ट है पूरा मन से कीजिए। आंसर 149 का बताइए, बी नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही था जी। 49 वाला बताइए मुझे जी। सी बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म पौधों के जंतुओं से अलग करता है? देखिए क्लोरोफिल और राजधानी। क्या होता है, ये सब होता है, सब में होता है, लेकिन क्लोरोफिल राजधानी देखिए जंतुओं में होता है राजधानी, और पौधों में होता है क्लोरोफिल। ठीक है ना, ये अलग करता है। अगला, उपल गैस त्रासदी के कारण, उपल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई थी, किस कारण? अमोनिया, मीथेन, मिथाइल साइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट? बताइए आंसर। 50 का आंसर डी बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। जब गैस का रिसाव हुआ था तो इसने महातबाही मचा दी थी। इस आंसर है मिसाइल आइसोसाइनाइट। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और अपना स्कोर भी चेक किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इन सब से प्रश्नों से लाभ मिलेगा और आप सभी इनका पुनः प्रयास भी करेंगे, अभ्यास करेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं। यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको इस प्रकार से जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।